मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्या, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक शब्द आपका है पारिस्थितिकी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इकोलॉजी। ठीक। और जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो दूसरा वर्ड है उसका नाम है क्या, पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इको सिस्टम। ठीक है। चलिए, तो आज हम इन्हीं दोनों शब्दों को ले करके अपना ये जो चैप्टर है एनवायरनमेंट का, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो है पारिस्थितिकी, है ना, मतलब इकोलॉजी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक। फिर चलते हैं आगे। चलिए, तो जो जो सबसे पहला टॉपिक आज क्लास का रहेगा वो रहेगा हमारा पारिस्थितिकी, है ना, मतलब इकोलॉजी। अब इकोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले हम उसका क्या जानेंगे, परिचय। और फिर परिचय के बाद फिर हम लोग जानेंगे कि जो उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, एक्चुअल होता क्या है कि जो हमारी इकोलॉजी है वो क्या है, वो जो है अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। ठीक है। और इसके और डिटेल में अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम परिचय कर लेंगे, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है और इसके विषय क्षेत्र क्या है, इसको जानेंगे। फिर इतना पढ़ने के बाद तब हम आएंगे पारिस्थितिकी तंत्र में, मतलब इकोसिस्टम में आ जाएंगे कि अब ये इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक। चलिए, अब देखो इकोसिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहली बात है वो है इसका परिचय कि आखिर इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या हैं। हम जब इस क्रम में चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी कर्मता क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद हम जब आएंगे तब हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक तंत्रों का जो तंत्र है उसके घटक कौन कौन से हैं। ठीक है। किन किन घटकों से मिल करके हमारा जो तंत्र है वो बनता है। और उसके बाद जब इसका थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे कि अजैविक घटक क्या होते हैं, जैविक घटक क्या होते हैं। ठीक है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तब हमको मिलेगा पारि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ नियम हैं, है ना, जहाँ से आपके 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। जब इतनी बेसिक बातें हो जाएँगी तब हम आएँगे और तब जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है? कि मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है? अब देखिए इकोसिस्टम हमारा 2 प्रकार का होता है, आप सबको पता है। एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय। ठीक है? अब स्थलीय में कौन-कौन सा होता है और जलीय में कौन-कौन सा होता है। तो जैसे हमारा स्थलीय है, अब देखो स्थलीय में यहाँ पे 4 पार्ट है। वन वाला हो गया, घास का मैदान होगा, मरुस्थल हो गया और टुंड्रा। ठीक? अब वन के अंतर्गत 1, 2, 3 ये आपके पार्ट हो गए। उसी प्रकार से जो हमारा जलीय पायतंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंतर्गत भी 3 डिवीजन है। एक है अलवरीय जल पायतंत्र और दूसरा है सागरीय पायतंत्र और तीसरा हमारा है संक्रमणकालीन पायतंत्र। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरा सिस्टम जो है इसको पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारा वो जो है इस जो हमारा जो पहला टॉपिक है स्थलीय पायतंत्र, है ना, इसको पढ़ेंगे। और जब हम अपनी कल वाली क्लास में आएंगे तब हम पढ़ेंगे जलीय पायतंत्र को। ठीक। क्योंकि स्थलीय पायतंत्र थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो आइए इसको जान लेते हैं। अब देखिए स्थलीय जो पायतंत्र हमारा है उसके अंतर्गत जो सबसे पहला है वो है वन पारिस्थितिकी। अब वनों के बारे में हम देखो इतनी सारी बातें हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे फिर हमारा आएगा घास का वो इकोसिस्टम। ठीक है। जो हमारा सेकंड वाला है। और घास पढ़ने के बाद जो देखिए यहाँ से भी एक सवाल आता है कि कौन सा घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। ठीक है। एक नंबर का सवाल आता है। इसमें देखो प्रेरी कई बार पूछा गया है, स्टेपीजी पूछा गया, पंपास पूछा गया, सवाना पूछा गया है। ठीक है। और एक बार जो है ये कंपोस्ट के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है। तो ये सवाल यहाँ से पूछ जाते हैं। उसके बाद फिर आपका आएगा मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। फिर जब आएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि भारत में मरुस्थलीय पारितंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको एक बार देख लेंगे। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम आएंगे किस पे, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र पर। ठीक है। और टुंड्रा के बाद तब जाकर के हमारा ये जो चैप्टर है वह पूरा होगा स्थलीय वाला। ठीक है। और जो जलीय वाला हमारा है वो उसको हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है। चलिए, तो जो सबसे पहली बात वो यही कि आखिर पारिस्थितिकी क्या होता है ना, इकोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पर, इकोलॉजी पर, है ना। और इकोलॉजी के पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोग आएंगे इकोसिस्टम पे, है ना। चलिए, अब देखते हैं जो पारिस्थितिकी हमारा है, जो इकोलॉजी है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा कर लें। इसका परिचय हम देखते हैं।
देखो परिचय में क्या लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम प्राणी विज्ञान शास्त्री है ना अर्नस्ट हेक्ल साहब ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, और वो भी किस रूप में किया था ये देखो यहाँ पर लिखा गया है। उस समय उन्होंने इस भाषा के रूप में ओकेलॉजी के रूप में किया था, और बाद में यही ओकेलॉजी जो है आपका चेंज होते होते क्या बन गया, इकोलॉजी बन गया। ठीक है, यह जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्द हैं, और ये जो भाषा थी इसका क्या नाम था, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका भी मतलब इकोलॉजी ही होता है। और ये जो शब्द हमारा है वो बना किससे है, ये दो शब्दों से बना है। एक जो हमारा है वो ओकास है, और दूसरा क्या है, लोगोस है। ओकास का मतलब होता है घर, और इसका लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, से मिलकर के बना है। और इकोलॉजी को जो हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी बोलते हैं। अब देखो, अब जब हम इनको एक एक में मर्ज करके पढ़ते हैं तब इसकी एक परिभाषा निकल के आती है, उसी को हम आगे यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है कि वातावरण और जीव समुदाय समुदाय का जो पारस्परिक संबंध है उसका जब अध्ययन हम किसी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं तो उस विज्ञान को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए इसको अगर हम एक अन्य शब्द में देखें तो तब देखें क्या क्या लिखा गया है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो हमारा जीव समुदाय है ना, जो जैविक तत्व हैं उनका और जो हमारे अजैविक तत्व हैं उनका, उन दोनों का जो अंतर संबंध है उसकी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं उसका। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को व्यापक रूप दे दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जीव जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि मानव समाज और उनके भौतिक वातावरण की अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अभी तक क्या था कि जीव जंतु और पेड़ पौधों का उनके जो वातावरण के साथ जो उनका संबंध था उसकी हम चर्चा करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि पादप, जीव जंतु और मनुष्य, इन तीनों का उनके वातावरण के साथ जो भी संबंध है, ठीक है, जब हम उसका अध्ययन करेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। दूसरी बात यह है कि अब हमको इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है ना, इसका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, और इसका विषय क्षेत्र कहाँ तक है, थोड़ा सा हम इसकी भी चर्चा कर लें। तो इसमें देखो जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि पारिस्थितिकी अब जीव विज्ञानों की धरोहर नहीं रह गई, अपितु अपनी उपादेयता के कारण अन्य विज्ञानों का अभिन्न अंग भी बन गई है। वैज्ञानिक पार्क, एक वैज्ञानिक है उनका नाम है पार्क, इन्होंने जो 1980 में स्पष्ट किया था कि पारिस्थितिकी अनेक अध्येताओं के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण की पर्यायवाची है। ठीक है, एक और साहब आए उनका नाम था फेडरिक, और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी की वर्तमान में मात्र जीव विज्ञान की एक संश्लिष्ट शाखा ही नहीं है बल्कि एक दृष्टिकोण बन गई है। ठीक है, इन्होंने इसको कहा था फेडरिक साहब ने। और जो तीसरे साहब आए उनका नाम था मेडॉक्स। इन साहब ने जो 1972 में एक बात कही कि पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा तथा दासमैन साहब ने 1974 में कहा था कि एकीकृत करने वाला सामाजिक आंदोलन स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं जो जीव वैज्ञानिक हैं, है ना, या जो प्राणी शास्त्र हैं, तो उनके कुछ अपने विचार रहे हैं इसको लेकर के, इकोलॉजी को लेकर के। ठीक है, और आगे ये बात इसमें कही जा रही है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को सम्मिलित करके पारिस्थितिकी के व्यवहारिक पक्ष को सबल बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण पारिस्थितिकी के एक नए प्रकार व्यवहारिक पारिस्थितिकी का जन्म हुआ है। ठीक है, जो तीसरी बात लिखी जा रही है वो पार्क साहब की है, और पार्क साहब ने 1980 में कहा था, ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में इकोलॉजी के नियमों, संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का प्रयोग नियोजन में किया गया है, विशेष करके निक सिद्धांत, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर, पदार्थों का पुनर्चक्रण, सहनशीलता की सीमा, वनस्पतियों के क्रमानुगत परिवर्तन आदि संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, अजैविक संगठक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत,
जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवलंबन और असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण तथा पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, इतनी बातें सब कुछ मिला करके अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो इतनी बातों का हम अध्ययन कहाँ पे करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं, जो हमारा पोषण का स्तर है, ऊर्जा का प्रवाह है, भू रसायन चक्र है, प्रकाश संश्लेषण है, आहार श्रृंखला है, ठीक है, आहार जाल है, उत्पादकता है, स्थिरता है, पादप जगत है, जीव जगत है, बायोम है ना, पर्यावरण वाली बात है, असंतुलन है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रदूषण है और पर्यावरण प्रबंधन है। तो आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत होता है? वो इकोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आपकी जो है पारिस्थितिकी के बारे में ना, इकोलॉजी के बारे में। अब हम जब लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है भाई? इकोसिस्टम, है ना। चलिए, तो अब हम लोग जो है इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इकोसिस्टम के बारे में जो बातें हैं उसमें जो सबसे पहली बात है वो है परिचय, कि इसका परिचय क्या है, मतलब हम इकोसिस्टम बोलते किसको हैं। चलिए, तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टांसले साहब ने किया था। देखिए, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी आता है आपका एक सेंटेंस में पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो पारिस्थितिकी का अभी हमने ऊपर आपको बताया। अब जो हमारा इकोसिस्टम है उस शब्द का जो प्रयोग है वो किया था एजी टांसले साहब ने, और कब किया था? 1935 में किया था। ठीक है, चलिए, दूसरी बात कि सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब देखो, तंत्र मतलब क्या? सिस्टम। अब सिस्टम हम किसको बोलेंगे? एक ऐसा निकाय जहाँ पर हमारे पादप हैं और हमारा जीव है और यहाँ पर कुछ अजैविक, है ना, तत्व भी हैं, और इन तीनों तीनों मिल करके जो एक निकाय बना रहे हैं, इस निकाय को हम बोलते हैं क्या? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और इस निकाय का जब हम अध्ययन करेंगे तब उसे क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी बोलेंगे। ठीक है, इकोलॉजी बोलेंगे। अब सबको बात क्लियर हुई? चलिए, अब मान लेते ये हमारा पर्वत है, पठार है ना, और ये हमारा इंसान है या कोई जीव जंतु है, ये हमारा पादप है। ठीक, और ये जो बाहर हमारा क्या है? कुछ गैसें हैं, कुछ हवाएं हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो एक निकाय बना, उस निकाय के अंतर्गत जितने भी पार्ट शामिल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। और जब हम इसका अध्ययन करेंगे तब क्या बोलेंगे? उसे इकोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है? चलो भाई, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि पारितंत्र, पारितंत्र का भी मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, इकोसिस्टम। यह पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई काम होता है। ठीक है, जिसमें इसके जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक, दूसरी बात ये कह रहा है कि पारितंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र, निर्दिष्ट का मतलब जहाँ पे निर्देश दिया गया होता है, निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण यानी कि अजैविक घटक के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टतः निश्चित जैविक संरचनाओं के द्वारा होता है और जिसमें विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो हमारा जो जैविक घटक है वो क्या होगा? जब वो मर जाएगा तो फिर सड़ेगा, गलेगा। ठीक है, मतलब वो कार्बनिक से अकार्बनिक और फिर से होते हुए फिर कार्बनिक में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो चक्रण है वो चलता रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब जो जैविक घटक हैं, जो अजैविक घटक हैं, और जो हमारा और इनके द्वारा जो एक बना हुआ निकाय है उसी को हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक तंत्र बोल रहे हैं, इकोसिस्टम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता वो यही है कि यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। सही बात है। तीसरी बात यह है कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। तीसरी बात यह है कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित
होते हैं, मतलब इसके विभिन्न प्रकार, है ना? कौन-कौन से? बहुत सारे इसके प्रकार हैं, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और पाँचवीं बात ये है कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश भी होता है और उसका बहिर्गमन भी होता है, ठीक है? ये कुछ इसकी खासियत है। हो सकता है कि यहाँ से एक 1 नंबर का सवाल बन जाए, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं तो आगे एक पॉइंट आपको मिलता है, इसका नाम है इकोलॉजी नीच। नीच का मतलब होता है कर्मता, है ना? इसमें देखो क्या बातें लिखी गई हैं कि पारिस्थितिकी कर्मता किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतरक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है? ये बात है। जो तीसरी बात है वो ये है कि पारिस्थितिकी कर्मता की जो संकल्पना है वो 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। अब देखिए यहाँ पर जितने भी वैज्ञानिकों के नाम आ रहे हैं वो सारे के सारे पूछे गए हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। और चौथा पॉइंट ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर भी निर्भर करती है। पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि उस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होगी, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार-चढ़ाव होगा। कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियों का पारिस्थितिकी निकेत में अधिक विस्तृत होता है। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है इसके संदर्भ में रही हैं। और पाँचवीं बात ये लिखी गई है कि पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? जो पहला है वो है संख्या चर। संख्या चर का मतलब होता है संख्या का घनत्व या प्रजाति का क्षेत्र, भोजन या आहार की आवृत्ति। और दूसरा हमारा है वो है निकेत चर। निकेत चर का मतलब है स्थान की ऊँचाई, दैनिक समय की अवधि, आहार और संख्या में अनुपात। और जो तीसरी बात वो है आवास या आवास का चर। इसमें इसमें जो मतलब ऊँचाई, ढाल की मृदा और मृदा की उर्वरता। ये जो 3 पॉइंट हैं ये क्या करते हैं आपके निकेत को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक? चलिए, तो इतनी सारी बातों को जानने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या-क्या होते हैं, है ना? चलो भाई, तो जो सबसे पहली बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन-कौन से हैं? तो इसको आप लोग पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर एक बार आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं। देखो, यहाँ पर देखो एक टेबल बनी है उसमें लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो घटकों में क्या है? एक अजैविक और दूसरा जैविक घटक है। अजैविक में कौन-कौन से आएँगे? भौतिक कारक, दूसरा अकार्बनिक और तीसरा कार्बनिक कारक, ठीक है? अब देखो जो भौतिक कारक हमारा उसमें कौन-कौन से पार्ट आएँगे? जो पहला पार्ट है वो है तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा हमारा प्रकाश, प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा, उसके बाद वायुमंडलीय दाब और उसके बाद स्थलाकृतियाँ। तो ये किसके अंतर्गत आएँगी? भौतिक कारक के अंतर्गत आएँगी। जो हमारा सेकंड पार्ट है, डिवीज़न है, उसका नाम है अकार्बनिक कारक, है ना? और अकार्बनिक कारक में जो पहला है वो है जल, दूसरा वायुमंडलीय गैसें, तीसरा है मिट्टी, चौथा है खनिज और पाँचवाँ है चट्टान। उसके बाद जो हमारा कार्बनिक कारक है उसके अंतर्गत क्या-क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा और वसा आएगा, ठीक है? तो ये जो आपका जो डिवीज़न था वो था अजैविक के। अब हम चलते हैं जैविक के डिवीज़न को देखते हैं। तो जो जैविक का डिवीज़न है वो कितने पार्टों में होगा? 3 पार्ट में। पहला उत्पादक, है ना? दूसरा उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक, ठीक है? चलिए, अब थोड़ा-सा इनको हम थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? ये देखिए आपके एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा जा सकता है वो इससे आपका जो है कई बार सवाल पूछा गया है ना? तो इसको आप लोग एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन-कौन से हैं, तो उसको हमने यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। तो यहीं से आपका जो है 1 नंबर का सवाल बन जाता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे अपना चलते हैं, तब देखते हैं अजैविक घटकों के बारे में, थोड़ा-सा इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, है ना? चलो भाई, अजैविक घटकों के बारे में एक बार थोड़ा देख लिया जाए। जो पहला पॉइंट है वो यही है कि अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु, प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं। इसमें बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तथा रासायनिक एवं भौतिकीय प्रक्रियाएँ जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, है ना? जलवायु और मौसमी दशाएँ भी शामिल हैं, ठीक है?
हम जब दूसरी बात करेंगे तो उसमें देखो लिखा कि कोई जीव अपने पर्यावास में, मतलब जहाँ वो रहता है, में कहाँ कितनी अच्छी तरह से रह पाता है, इसके महत्वपूर्ण निर्धारक अजैविक कारक भी होते हैं। इसलिए इन्हें सीमाकारी कारक भी कहा जाता है। भाई देखो, अगर हम कहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे हम रह पाएँगे कि नहीं रह पाएँगे, ये जो है, जो वहाँ का जो भौतिक वातावरण है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है? मान लीजिए हम स्थल पे रहने वाले आलसी लोग हैं, ठीक है? तो हम लोग आलसी लोग जो हैं, जो कि मतलब आपके जो मध्य इंडिया में पाए जाते हैं, अगर इनको आप पहाड़ों पे रहने के लिए भेज देंगे, तो ये वहाँ पे अच्छे से अपने आप को सर्वाइव शायद ना कर पाएँ। लेकिन जो पहाड़ों पे रहने वाले हैं, हो सकता है वो हमारे यहाँ अच्छे से सर्वाइव ना कर पाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला आदमी साउथ इंडिया में अच्छे से सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि वहाँ वो जिस परिवेश में रहा था, उसका परिवेश अलग था। हो सकता है कि साउथ इंडिया का रहने वाला आदमी कश्मीर में अच्छे से सर्वाइव ना कर पाए। भाई, चूँकि हमारी जो बनावट हुई है, वो पर्यावरण के द्वारा ही हुई है। अब एक बार हम जिस पर्यावास में अपने आप को ढाल चुके हैं, अगर मान लीजिए हम मनुष्य हैं, तो अपने आप को जहाँ पैदा होंगे उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। लेकिन उसके बाद हम जब दूसरी जगह जाएँगे, तो हमको अगर वैसा माहौल मिलेगा, तब तो हम अपने आप को और अच्छी तरीके से वहाँ पे अपने आप को ढाल पाएँगे, और नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो वही बात यहाँ पे पर लिखी गई कि कोई जीव अपने पर्यावास में कहाँ कितनी अच्छी तरह से रह पाता है, इसका जो निर्धारक होता है वो क्या होते हैं, वहाँ के अजैविक तत्व ही होते हैं। और इन्हीं अजैविक तत्वों को उस संदर्भ में क्या बोलते हैं, सीमाकारी कारक भी कहते हैं। ठीक है? चलो, जो सेकंड हमारा है वो है जैविक घटक। अब देखो, जैविक में कौन-कौन आते हैं? जैविक के अंतर्गत उत्पादक है, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 लोग हैं। मतलब कोई ऐसा पार्ट जो क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा या करेगा, है ना? फसलों को पैदा करेगा। दूसरा उसका वो क्या करेगा, उपभोग करेगा, और जो तीसरा है वो क्या करेगा, उसको डिकम्पोज़ करेगा, ठीक है? उसको बोलेंगे अपघटक। ये कुछ बात। अब देखो आगे लिखा कि उत्पादक जो स्वपोषी होते हैं, जो कि साधारणतया क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है? अब देखो, जैविक घटकों को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया गया। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा हमारा है अपघटक, ठीक है? अब आइए थोड़ा-सा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है क्या क्या कह रहा है, उत्पादक या स्वपोषी घटक। देखो इसमें कौन-कौन आएगा, थोड़ा-सा इसके एग्ज़ाम्पल्स आप लोग थोड़ा-सा एक बार नोट कर लीजिए। चूँकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, आपके एग्ज़ाम्पल्स ही क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो, जो पहला पॉइंट है वो यही कह रहा है कि इसके अंतर्गत हरे पेड़-पौधे, ठीक है? कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है? मतलब जो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे, ठीक है? और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं। अब देखो, दूसरी बात इसमें लिखी है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधे, ठीक है? जिसके अंतर्गत शाक आ गए, झाड़ी आ गई और वृक्ष आ गए। जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। अब देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारा दो डिवीजन है, एक स्थलीय है और एक क्या हमारा जलीय है। तो स्थलीय में कौन-कौन होगा उत्पादक? वो होगा शाक, मतलब जो हमारे जो घासें हैं ना, या जो जो बहुत छोटे पौधे हैं, उनकी बात हो रही है, शाक। दूसरा जो झाड़ियाँ हैं, ठीक है? और तीसरे हमारे वृक्ष, चूँकि हमको वृक्षों से भी फल मिलते हैं, ठीक है? देखो, वृक्ष और शाक के बीच का जो पार्ट है, मतलब अगर उससे बीच का के जो जो पौधे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है? वो हो गए। तो इस तरह से जो 3 हमारे पौधे हैं, इनसे हमको क्या मिलता है, खाद्य पदार्थ मिलता है। उसी प्रकार से जो हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है ना, पादप प्लवक नामक एक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादकता का काम करते हैं, ठीक? जबकि पर्यावरणीय स्थिति अनुकूलतम रहती है, तो पादप प्लवक अपना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियों या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार होता है, ठीक है? मतलब ये है कि जो हमारे
पौधे हैं या जो हमारा पादप जगत है वो क्या है, प्राथमिक उत्पादक के रूप में है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी संगठक भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, जो सेकंड बात है वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता के बारे में क्या-क्या है? यहाँ पे देखो 3 डिवीज़न उसके किए गए हैं। उपभोक्ता हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। अच्छा देखो, प्राथमिक में क्या आएगा कि वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकभक्षी कहलाते हैं, जैसे चरने वाले पशु हो गए, बकरी हो गए, खरगोश हो गई, ऊँट हो गए आदि। मतलब ये हुआ कि प्राथमिक उपभोक्ता वो है जो शुद्ध शाकाहारी है, जो अपने भोजन के लिए या अपने आहार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पौधों पर या शाक पत्तियों पर ही जो है निर्भर रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। दूसरी बात हम कहते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता, ये क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक-भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे साँप हो गया, भेड़िया हो गया, आदि हो गया, ठीक है? अब देखो, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, ठीक है? उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे। और जो तृतीयक उपभोक्ता है, जिसको हम शीर्ष मांसभक्षी बोलते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें वो उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे कि बाज हो गया, बड़ी शार्क हो गई, शेर हो गया, बाघ हो गया, आदि हो गए, ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता है वो क्या करता है? वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खाने का प्रयास करता है, और इन दोनों पर ही वो डिपेंड रहता है, ठीक है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष मांसभक्षी बोल सकते हैं, या उच्च मांसभक्षी के रूप में भी इसको हम जानते हैं, ठीक है? और जो हमारी तीसरी वो है, इसका जो घटक है वो है अपघटक या मृतजीवी, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोज़र बोलते हैं, ठीक है? देखो इसमें क्या लिखा गया है, इसके अंतर्गत कौन-कौन आएगा? इसमें जो मुख्यतः बैक्टीरिया या कवक आते हैं, बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। बताओ भाई, कवक के लिए क्या होगा? अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो अपना भोजन कहाँ से लेगी? वो जो हमारे मृत कार्बनिक पदार्थ हैं वहाँ से लेगी, ठीक है? अच्छा, इसमें होता क्या-क्या है? उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं ना, खड़े होके या बैठ के या हाथ से अपने खाना खाते हैं, उस प्रकार से ये नहीं करते। ये करते क्या? आगे देखो लिखा है कि निगलते नहीं, बल्कि अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधों व तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं, ठीक है? और इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है, ठीक है? तो ये प्रक्रिया इनकी रही है, किसकी? अपघटकों की। तो इस प्रकार से जो हमारे जैविक घटक रहे वो 3 घटक हैं, कौन-कौन से? एक है उत्पादक, उसके बाद हमारा उपभोक्ता, और तीसरा हमारा अपघटक। उत्पादक के बारे में मतलब जो हमारे पेड़-पौधे हैं जो स्वपोषी हैं और जो हम लोगों के लिए खाना बनाते हैं, वो हो गए। जो सेकंड है वो हमारा उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में भी 3 कैटेगरी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है? चलिए, इसके बाद जो तीसरी बात है वो है अपघटक की। अपघटक में क्या बात है? अपघटक में कहा गया ना कि कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो ये जो बहुत छोटे जीवाणु हैं या विषाणु हैं, ये क्या, ये जो है अपघटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो आपकी जैविक और अजैविक घटकों के बारे में रही हैं। अब जो तीसरी बात है वो है पारिस्थितिकी तंत्रों के नियम से संबंधित, चूँकि यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो जो पॉइंट लिखा गया कि संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र के नियम व संकल्पनाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो सबसे पहली बात वो है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसमें जैविक व अजैविक दोनों घटक होते हैं। दूसरी बात कि संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। देखो, अभी हमने उस दिन कहा कि जैवमंडल सबसे ऊपर है ना, लेकिन संपूर्ण जैवमंडल भी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। यह बात भी बिल्कुल सही है। देखो, तीसरी बात लिखी गई है कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण नियम एकरूपतावाद का नियम है, अर्थात भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही हैं जो कभी अतीत में हुआ करते थे, भविष्य में भी वही रहेंगे जो आज वर्तमान में हैं। अंतर केवल इतना अंतर केवल उनके परिमाण मतलब कि क्वांटिटी, तीव्रता और आवृत्ति या दर पर निर्भर करता है, ठीक है? चौथी बात इसमें ये लिखी जा रही है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र सौर विकिरण के रूप में
चलो आगे देखते हैं हम लोग। जो चौथा पॉइंट है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा है, जो इकोसिस्टम है, वो जो सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित एवं क्रियाशील होता है। विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है, अर्थात उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। मतलब ऊर्जा का यहाँ पे क्षय, मतलब क्या हो रहा है, ऊर्जा किसी दूर ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जा रही है, ठीक है। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और देखो ये सेंटेंस पूछा भी गया है कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है, वो एक दिशीय होता है। तो इसको यहाँ पे IMP यहीं पे लिख लीजिए, ये चूंकि पूछा गया है। अब देखो जो पांचवी बात है, इसी को हम थोड़ा सा समझाने के लिए आपको भी एक फ्लो चार्ट दिखाएंगे। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर उसको चलते हैं। कि बढ़ते हुए पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की ही प्राप्ति होती है। यानी कि जो हमारी 90% ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, वो ऊष्मा के रूप में चेंज होकर के उससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमने आप लोग इसको एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने क्या कहा कि जब हमारा ऊर्जा का स्तर है, जब वो आगे बढ़ेगा तो अगले वाले ऊर्जा स्तर को सिर्फ और सिर्फ 10% का ही लाभ होगा। बाकी 90% जो है वो हीट के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी या अपना रूप बदल के कहीं और चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी लिखा गया है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ऊर्जा है वो जब जब आगे बढ़ेगी तो वह सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे बढ़ेगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखो, जो पहला है वो क्या है, ये हमारे उत्पादक हैं, आप सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पोषण स्तर जो है अच्छे से बना दिया गया है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ऊर्जा का वो सॉरी उत्पादक है ना, उत्पादक, ठीक। अब उत्पादक के बाद ये जो पहला है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। और इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष श्रेणी का उपभोक्ता, ठीक है, बाज को, है ना। तो अब देखिए हमारे जो प्लांट्स हैं, ये जो सूर्य से आई हुई ऊर्जा है, इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका भाई, अवशोषण करेंगे, ठीक है। लेकिन कितना करेंगे, जब अभी हमने आपको कहा कि जो भी सूर्य से ऊर्जा आती है, ठीक है, और वो जितने भी पोषण स्तरों में जाती है वो, और तो वहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ 10% का ही क्या होता है, अवशोषण होता है, बाकी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। हम आपसे ये बता रहे थे कि जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, ठीक है, उस ऊर्जा का 10% ही कौन पा रहा है, पेड़ पौधे पा रहे हैं, हरी पेड़ पौधे, ठीक है। अब देखो सूर्य से ऊर्जा कितनी आ रही है, यहाँ पे तो लिखा गया है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, मतलब 20 लाख किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर। मतलब एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर में कितनी आ रही है, 20 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा आ रही है, ठीक है। कहाँ से, सूर्य से। अब इसका 10% कितना हुआ, 20,000 किलो कैलोरी, ठीक है। इसको कौन ऑब्जर्व किया, इस पेड़ पौधों ने किया या प्लांट्स ने किया, ठीक है। अच्छा, और बाकी कहाँ गई, बाकी देखो यहाँ पे हीट के रूप में आगे निकल गई, ठीक है। सेकंड देखो, अब इनके पास कितना है, 20,000 किलो कैलोरी ही तो है। अब 20,000 किलो कैलोरी का पुनः 10% किसके पास जाएगा, ये जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जो इंसान शाकाहारी है, ठीक है। हम मान लेते हैं इंसान भी यहाँ पर है ना, एक एक ह्यूमन बॉडी है, वो भी जो है शाकाहारी है मान लेते हैं, ठीक। तो वो भी क्या पाएगा, इसका 10% ही पाएगा, मतलब 2,000, ठीक है। अब 20,000 किलो कैलोरी का जो 10% होगा वो कौन पाएगा, वो जो ये प्राथमिक वाले हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला, अब जब हम इस पे जाते हैं, जो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है। अब इनके पास कितना जाएगा, अब वो देखो 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000 किलो किलो कैलोरी किसके पास गया, प्राथमिक वालों के पास। अब इसका 10% मतलब 200 किलो कैलोरी, ये किसके पास जाएगा, जो लोग मांस खाते हैं, है ना, या जो लोग मांसाहारी हैं, ठीक। अब इसका भी 10% कहाँ पहुँचेगा, आगे, जो क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, या जो अपने भोजन के लिए जो हमारा जो द्वितीयक कंज्यूमर है उस पर डिपेंड है। तो अब उसको क्या मिलेगा,
उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मिलेगी। अब आप समझिए, सूर्य से निकली थी ऊर्जा कितनी? 20 लाख किलो कैलोरी, और जो हमारा ये जो चौथा वाला पार्ट है, ठीक है? इसको कितनी मिल रही है? मात्र 20 किलो कैलोरी। अब आप समझ रहे हैं? तो इसका कहने का मतलब है, जितना आप सूर्य की ऊर्जा के करीब रहेंगे, ठीक है? उतना ज़्यादा पोषण स्तर आपका मज़बूत रहेगा, ठीक है? मतलब जो बंदा पेड़-पौधों को खाएगा, ठीक है? उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, और जैसे ही आप मांसाहार पे अपने आप को शिफ्ट करते हैं, आपकी ऊर्जा वहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है? तो उसका जो है ये पूरा जो डायग्राम यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है? सूर्य से आई ऊर्जा किसको मिला? पेड़-पौधों को। अब पेड़-पौधों ने उसका द 10% सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कर लिया? कंज़्यूम किया, बाकी क्या हो गई? ऊपर चली गई, ठीक है? फिर आगे बढ़े, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, ऐसे करते-करते जो है आगे हो गई, ठीक है? तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का जो पोषण स्तर है वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है? चलिए, ये तो हो गई आपकी बात कि ऊर्जा का जो 10% वाला नियम था, है ना? चलिए, अब हम जब इसके आगे बढ़ते हैं, तो तब जो जो छठा पॉइंट है, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई भाई, कि 10% वाली बात, कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो 10% का नियम भी उसको कहते हैं, और ये जो है आगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% कंज़्यूम करके बाकी चीज़ें कहाँ जाती हैं? वो क डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है? चलिए, अगला लिखा हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य जैव विविधता की समृद्धि, पारितंत्र की स्थिरता और पारितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण भी है, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र के से संबंधित जो नियम थे उसकी हमने बात कर ली। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकार क्या हैं, ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा ये पॉइंट थोड़ा-सा लंबा है, इसको थोड़ा-सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो तंत्र है उसके प्रकार कितने प्रकार, देखो भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है मानव निर्मित पारितंत्र। अब प्राकृतिक में क्या है? प्राकृतिक में 2 हैं, एक है स्थलीय और एक है जलीय, ठीक है? स्थल में क्या बातें वहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा है कि पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर, जैसे जंगल हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया और नदियाँ और झील हो गई। इनसे हमें भोजन, ईंधन, चारा तथा औषधियाँ प्राप्त होती हैं, है ना? जो हमारा प्राकृतिक पारितंत्र है उसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों जैसे हवा हो गया, वर्षा हो गया, ज्वार-भाटा पर निर्भर होते हैं, ठीक है? और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो कहाँ पे पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, है ना? या जो ज्वार नदमुख होते हैं या जो कोरल रीफ होती हैं, ठीक है? यहाँ से। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि प्राकृतिक पारितंत्र उन पादपों तथा जंतुओं का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम हैं, ठीक है? अब देखो इसी के साथ-साथ एक बात और भी होती है कि मानव निर्मित कुछ पारितंत्र होते हैं जिसको इंसान खुद बनाता है। जैसे सौर ऊर्जा पर निर्भर खेत, एक्वेरियम या कृत्रिम तालाब। अब देखो ये जो आपका एक्वेरियम है ना, मछली घर, इसको हम बनाते हैं। अब मछली को पालने के लिए पानी हमने रखा, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो नहीं शैवाल होती हैं या जो 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 बहुत छोटे-छोटे पौधे होते हैं, वो भी हमने उसमें डाल रहा, ठीक है? ताकि जो मछली है उसको एक अनुकूलतम पर्यावरण मिल सके, ठीक है? या हमने जो अपने गाँव में आपने देखा होगा कि आपका एक कृत्रिम तालाब बनता है, जिसमें मछलियों का पालन किया किया जाता है, ठीक है? उसमें कछुए भी रहते हैं या और भी जो आपके जीव-जंतु हैं, वो भी उसमें रह पाते हैं। तो कहीं-कहीं पे हम भी हमारा जो मानव है, वह भी बनाता है और कहीं-कहीं पर जो प्राकृतिक है, वो भी आपका बनता है, ठीक है? और जो दूसरा है, वो है जीवाश्म ईंधन पर निर्भर, जैसे नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र हो गए, ठीक? तो इस प्रकार से जो मानव निर्मित है और एक हमारा है प्राकृतिक वाला। अब थोड़ी-सी हम बात कर लेंगे प्रकृति, जो हमारा जो प्रकृति द्वारा जो हमारा पारितंत्र है, उसकी बात कर लें। अब देखो यहाँ पर हमने एक चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इस चार्ट को थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखो, जो सबसे पहला है कि जो हमारा प्राकृतिक पारितंत्र है, यानी कि जो हमारा नेचुरल है ना इकोसिस्टम है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? स्थलीय, और दूसरा पार्ट क्या है? जलीय, ठीक है? तो जो स्थलीय पार्ट है, इसमें कौन-कौन सा हमारा पारितंत्र आएगा, है ना? वो है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा हमारा घास का मैदान, तीसरा हमारा मरुस्थल है और चौथा हमारा टुंड्रा है, ठीक है? अब अगर हम इसका भी डिवीज़न करें वन वाले का, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा आपका है
शीतोष्ण पतझड़ वन, और जो तीसरा हमारा है वो है बोरियल या उत्तरी या शंकुधारी वन, या जो टैगा वन होते हैं, ठीक है। ये होगा आपका डिवीजन। अगर हम बात करें जलीय पायतंत्र की, है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो इसके देखो 3 पार्ट हैं। जो पहला है वो हमारा है अ, लवण लवण जलीय पायतंत्र, ठीक है, और जो दूसरा हमारा वो है सागरीय पायतंत्र, और जो तीसरा हमारा वो है संक्रमणकालीन पायतंत्र, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये जो हमारा ये स्थलीय वाला है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग जलीय का पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो जो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्थलीय पारितंत्र के बारे में। इसमें देखो जो सबसे पहला पार्ट वो है वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। इसमें क्या-क्या बातें लिखी गई हैं, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलो भाई, देखो इसमें जो सबसे पहला बात है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता तथा मृदा अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है। मतलब अगर हम कह सकें कि इसके घटक कौन-कौन से हैं, तो इसके घटक यही लिखे गए हैं। कौन-कौन से? तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया और मृदा हो गई। जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार का है, ठीक है। जैसी जलवायु होगी उसी प्रकार से वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उनकी बनावट भी उसी प्रकार से होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे मरुस्थलीय वाले पौधे हैं, उनकी जो पत्तियाँ हैं वो काँटों में परिणित रहती हैं, आप सबको पता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है जैसी वहाँ की जलवायु होगी उसी प्रकार से वहाँ के पौधों या वहाँ के इंसानों की बनावट भी उसी प्रकार से होगी। दूसरा ये है कि वन पायतंत्र को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन सा? जो पहला है वह उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो तीसरा हमारा वो शंकुधारी वन, ठीक है। चलो, जो कि निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं, किंतु एक ही अक्षांश पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ-साथ के सभी वन प्रतिरूप क्रमशः देखे जा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, हमको वनों की जो 3 कैटेगरी पढ़नी है, कौन-कौन सी? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शंकुधारी वनों के रूप में। अब देखते हैं जो पहला पॉइंट हमारा है उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे देखो हमने हेडिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे देखो उष्णकटिबंधीय वनों को भी हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और जो दूसरा हमारा है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जो सबसे पहला है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आओ देखते हैं इसके बारे में क्या-क्या बातें हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो यही है कि इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, है ना? देखो, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो विषुवत रेखा के निकट, जहाँ साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक जो वर्षा होती है वो 200 से अधिक होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है, और ये बात कई बार पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए, दूसरी बात, यहाँ की मिट्टी कैसी है? सामान्यतः इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि निस्क्षालन से पोषक तत्व मृदा के निचले स्तर में चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो सघनता है, यहाँ के जो वृक्ष हैं इतने सघन, यहाँ के जो जंगल हैं इतने सघन हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है? थोड़ा-सा इसके बारे में भी जान लो कि यहाँ के जो वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाते हैं, जो सूर्य की रोशनी को ज़मीन पर आने ही नहीं देते हैं। सबसे ऊपरी परत पर लंबे तथा विशाल वृक्ष जैसे कि महोगनी हो गया, आबनूस हो गया और रोज़वुड हो गए। फिर अधिपातप पादप और सबसे नीचे लताएँ पाई जाती हैं, ठीक है? तो ये 3 कैटेगरी में यहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं? जंगल पाए जाते हैं, ठीक है? अरे भाई, ये मान लो आपका ज़मीन है और ये आपके जो है बड़े वाले पेड़ हैं, खूब बड़े-बड़े से, है ना? उसके बाद यहाँ पे देखो ये सब आपकी झाड़ियाँ हैं, है ना? बीच में, और जो सबसे नीचे हैं वो क्या हैं? लताएँ हैं, ठीक है? अब सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ से आएगा तो पहले इसका जो आपके बड़े पेड़ हैं, जो सघन पेड़ ये इसको रोक लेंगे। अगर कुछ बच गया तो जो झाड़ियाँ आपके बीच वाली वो रोक लेंगी। उसके बाद भी कुछ बच गया तो आपका जो लताएँ हैं वो घेर लेंगी, है ना? तो मतलब इनका जो प्रकाश है वो ज़मीन तक आ ही नहीं पाता है, ठीक? कुछ ऐसी बात। और यहाँ पर जीव कौन-कौन से पाए जाते हैं? जैसे हाथी, गैंडा, जंगली सूअर, शेर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखो, इनका विस्तार जो है वो अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका की गिनी तट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा जावा व सुमात्रा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है? और ब्राज़ील में इन इन वनों को जो है सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बार पूछा गया है। ठीक है? चलिए।
तो इस प्रकार से हमने जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में जाना। अब जो इसका जो सेकंड पार्ट है बी वाला, उसको भी देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात लिखी गई कि इन इन वन के पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। इसी कारण इन वनों को जो पर्णपाती वन कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ के जो वृक्षों में सागवान है ना, या फिर शीशम, साल, बांस आदि प्रमुख हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, ब्राज़ील, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये कुछ बातें आपकी रहीं उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। जो हमारा सेकंड है वो है शीतोष्णकटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन। ठीक है? देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन वनों को मध्य अक्षांशीय वन या मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन या भूमध्य सागरीय वनों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है? देखो इसके भी दो डिवीजन हैं। पहला है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, और जो दूसरा है वो पर्णपाती वन। ठीक है? देखो इसमें क्या क्या बातें हैं, थोड़ा इसको जान लेते हैं। जो पहला है कि अच्छा ये इसकी जो स्थिति है थोड़ा इसको भी जान लो। ये हमारी जो पृथ्वी है सबको पता है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। तो जो अभी हमने आपको ऊपर बताया है, और ये हमारी जो है एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये क्या है? ये हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है? और ये जो हमारा है आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है, कर्क रेखा में करके। अच्छा ये जो पार्ट हमारा है ये कौन सा पार्ट है? यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। ठीक है? जो हमारा भूमध्य रेखा वाला पार्ट है। ठीक है? इसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ऐसे है ऊपर वाले में भी यहाँ पर यही मिलेगा शीतोष्ण। ठीक है? और जो सबसे ऊपर है ये क्या है? शीत है। अच्छा ये देखो ये क्या है? उष्ण है, मतलब यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे सबसे ज़्यादा आती हैं, तो ये प्रदेश क्या हो गया? उष्ण हो गया। और ये क्या है? शीत वाला हो गया। लेकिन अब इन दोनों के बीच में कौन पड़ रहा है? ये वाला पार्ट पड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शीतोष्ण बोलेंगे। ठीक है? मतलब यहाँ पर शीत भी है और उष्ण भी है, तो दोनों का ये क्या है? मिक्सचर है। तो जैसे नीचे वैसे ही ऊपर। ठीक है? ये तो आप लोगों ने बेसिक बात है, आप लोगों को पता भी होगी, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है? चलो, तो जो उपोष्ण है प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा वनों को इनके अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी बात, यहाँ की जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे लारेल है ना, मैग्नोलिया, यूकलिप्टस आदि यहाँ के जो वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। और तीसरी बात, ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? जैसे दक्षिणी चीन में, जापान में, दक्षिणी ब्राज़ील है ना, और दक्षिण-पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना? और ये जो पर्णपाती वाला वन है, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? मानसूनी वनों के विपरीत इनकी जो पत्तियाँ हैं, वो शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए झड़ जाती हैं। यहाँ के जो अ, यहाँ के जो मुख्य वृक्ष हैं, उसको थोड़ा-सा जान लीजिए। वो हैं वॉलनट, मैपल, ऐश, है ना? चेस्टनट, बीच आदि जो इसके मुख्य वृक्ष हैं। और तीसरी बात है कि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है कौन-सी? पहाड़ जाल। ठीक है? और चौथी बात ये है कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली जैसे शीतल जलवायु वाले प्रदेशों में इस प्रकार के वन देखे जा सकते हैं। ठीक है? ये तो दूसरी बात हो गई। हम तीसरी बात करते हैं, तब ये जानते हैं कि जो भूमध्य सागरीय वन हमारे हैं, वो कैसे होते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया कि मध्य अक्षांशों के में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ये वन पाए जाते हैं। दूसरा ये है कि ग्रीष्म ऋतु और शुष्क यहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क, जबकि शीत ऋतु जो होती है वो ठंडी और आर्द्र होती है। यहाँ वर्षा जाड़ों में होती है। ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आपको ज्योग्राफी में एक बार अगर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं वह कार्क है, जैतून है, पाइन है आदि हैं। ठीक? और यह प्रदेश रसदार फलों जैसे कि अंगूर, नींबू, नारंगी और अनार, नाशपाती आदि के लिए जाना जाता है। ठीक है? अच्छा देखिए यहाँ से जो सवाल आता है वो यही आता है कि उष्णकटिबंधीय जो हमारा प्रदेश है, वहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, या वहाँ की जो पादप है वो किस प्रकार के होते हैं, बस यही आता है। ठीक है?
इसको थोड़ा सा आप लोग जानते रहिएगा। और तो इसी नाते हमको इतनी बातें यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो जो चौथी बात है वो है रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, सुगंधित जड़ी बूटियाँ की जो है यहाँ पे अधिकता होती है। और जो पांचवा है कि इस बायोम में बांझ वन या चैपरेल भी कहते हैं इस बायोम को, ठीक है। क्या बोलते हैं? बांझ वन या चैपरेल भी इसको बोलते हैं, किसको? भूमध्य सागरीय वन वाले पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है। चलो भाई, अब जो तीसरा पार्ट है, जो हम लोग वन वाला पढ़े थे ना, उसका जो तीसरा पार्ट है वो यही है, शंकुधारी वन या टैगा वन। इसमें क्या बातें हैं कि सामान्यतः टैगा वृक्ष वन के वृक्ष कोणधारी होते हैं, अर्थात इन वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन तो कम हो, साथ ही पत्तियों पर बर्फ रुक ना सके, ठीक है। भाई आप लोगों ने देखा होगा, ये इन्हें होता जो का चीड़ का पेड़ होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होते हैं आपके चीड़ के पेड़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका चीड़ का पेड़ है वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या है कि जब बर्फ ऊपर से गिरती है, ठीक है, जब ऊपर से बर्फ गिरती है, तो ये पेड़ों को हानि ना पहुंचने पाए, इस नाते इनकी जो तने हैं और जो पत्तियां वो इस प्रकार से होती हैं, और पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, और वो नुकीली भी होती हैं कि उस पर अगर बर्फ गिरे तो टूट जाए और इन पेड़ों को कोई नुकसान ना होने पाए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। चलो, जो दूसरी बात है वो है कि शंकुधारी वनों का जो विस्तार है वो सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जो जैव विविधता और उत्पादकता वन पायतंत्रों में सबसे कम है। तीसरी बात यह है कि इस तरह के वन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा वर्षा अच्छी होती है और शीत ऋतु काफ़ी लंबी होती है ना। चौथी बात ये कही जा रही है कि आर्कटिक वृत्त 66% के चारों ओर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर कोणधारी वृक्ष मिलते हैं। और पांचवी बात यह है कि टाइगा वनों में से सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका सभी बायोमों के वृक्षों में अधिक आर्थिक महत्व है। और यहाँ के जो पेड़ हैं वो कौन से? चीड़ है, देवदार है, फर है, शीश है ना, आदि यहाँ के जो मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष हैं। जबकि लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन यहाँ के प्रमुख जंतु हैं, ठीक। और जो यहाँ की अम्लीय पारजाल मिट्टी है वो जो है खनिजों से रहित होती है। तो ये कुछ बातें जो है शंकुधारी वन के बारे में आपको यहाँ पे जाननी थी। अब जो हमारा दूसरा जो पायतंत्र है उसका नाम है घास पायतंत्र, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि घास में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, इसमें जो पहला पॉइंट है कि जो घास पायतंत्र में वृक्षहीन शाकीय पौधों के आवरण रहते हैं, जो कि विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति द्वारा प्रभावित रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई एरिया है तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर केवल छोटी छोटी घासें पाई जाएंगी, ठीक है। और इन घासों में भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी अपना निवास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हमारा पायतंत्र बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? घास पायतंत्र बोलेंगे, ठीक। अच्छा, देखो दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि घास के साथ कई प्रकार के तृणेतर समूह द्विबीजपत्री रहित, मतलब ऐसे पेड़ या जिसके बीजों में द्विबीज होता ना। अगर आप ये देखें, अगर आप चने की दाल देखें, है ना, चने की दाल देखें तो अगर आप जब उसको तोड़ते हैं तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ऐसे वाले जितने भी पेड़ होते हैं वो यहाँ नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। जिसके बीज दो टाइप के, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो सकें, वो वाले यहाँ नहीं पाए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खास करके फली जो नाइट्रोजन व्यवस्था में भूमिका निभाती हैं, ठीक है। माफ करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि घास के साथ कई प्रकार के तृणेतर समूह यानी द्विबीजपत्री जाति भी इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि खासकर जो फली वाले जो नाइट्रोजन व्यवस्था है उसको क्या करते हैं, ये बरकरार रखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो मटर के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन के चक्रण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के भी जो जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। जो तीसरी बात है वो है कि विस्तृत प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है तथा स्टेपी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिमी रूस में मिलते हैं। ये घास प्रदेशों के नाम हैं, ठीक। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे।
जो चौथा पॉइंट है वो है कि ज़्यादातर घास स्थलीय क्षेत्र कम वार्षिक वर्षा वाले होते हैं, जहाँ पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के बीच होती रहती है। और पांचवी बात यह है कि वाष्पीकरण की दर उच्च होने के कारण भूमि शुष्क हो जाती है। घास स्थल में वर्षा इतनी कम होती है कि वनों को विकसित होने में सहायता नहीं मिल पाती, जबकि यह वर्षा मरुस्थल में काफ़ी सहायता होती है। और छठी बात यह है कि घास स्थल की प्राथमिक उत्पादकता वर्षा की मात्रा के से सीधे संबंधित रहती है। घास स्थल संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण है उसकी जड़ प्रणाली, जो कि मृदा के तल से बहुत अधिक शासित होती है। हालांकि ज़्यादातर जड़ें मृदा क्षितिज के ऊपर 10 सेंटीमीटर तक रहती हैं। मतलब जो हमारी आपने देखा होगा जो घास होती है, ऐसे पार्ट होते हैं ना, उसमें ऐसे कई सारे डिवीजन होते हैं, तो ये इसकी घास की जड़ ही है ये। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक रहती है। और घास स्थल में औसतन कुल जीव भार का लगभग आधा भाग जमीनी स्तर के नीचे रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको जो ना केचुआ वगैरह कहाँ होते हैं, वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, आपने देखा होगा। और उसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर मान लो ये आपकी जो सतह है, ठीक है। अब सतह के अंदर ही क्या आपका केचुआ रहेगा, है ना, या जो जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो इसके अंदर ही दबे रहते हैं। और इसके ऊपर क्या होंगे, ये जो आपकी घास है या जो छोटे मोटे झाड़ियों वाले जो वाले नहीं होते हैं, वो होते हैं। देखो, जो बहुत बड़े पेड़ हैं उनको हम वृक्ष कहते हैं, जो इनके आधे से भी छोटे लंबाई के होते हैं उनको हम झाड़ी बोलते हैं, और जो धरातल के आसपास होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लताएं या शाक बोलते हैं। ठीक है, मोटा मोटा ये समझ लो। तो ये कुछ बातें हैं। सातवीं बात ये कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादकता की तुलना में जड़ों की भागीदारी ज़्यादा होती है, जो कि कुल उत्पादकता की 75 से 85% तक होती है। और आठवीं बात यह है कि मृदा की आंतरिक उर्वरता के कारण विश्व के ज़्यादातर प्राकृतिक घास स्थल कृषि के लिए परिवर्तित कर दिए जाते हैं, है ना। और नौवीं बात यह है कि घास स्थल पायतंत्र को सवाना पायतंत्र भी कहा जाता है। देखो, घास स्थल पायतंत्र को जो है हम क्या बोलते हैं, सवाना पायतंत्र के नाम से भी जानते हैं। कुछ पर्यावरणविद इसे जो है अलग पायतंत्र के रूप में भी मानते हैं, जबकि जो सवाना का जो शब्द का जो तात्पर्य है वो एक पूर्ण विकसित घास आवरण के लिए ही होता है। मतलब एक ऐसी जमीन जो घासों से क्या हुई है, ढकी पड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। जिसमें बिखरी हुई झाड़ियां या छोटे वृक्ष भी आते हैं। घास के मैदान धरातल का लगभग 20% भाग घेरे हुए हैं। जो घास के मैदान है वो संपूर्ण धरती का जो स्थलीय भाग है उसका लगभग 20% भाग घेरे हुए हैं। और आगे लिखा गया कि ये उष्ण व शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो घास के मैदान है वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उष्ण में भी पाए जाएंगे और शीतोष्ण में भी पाए जाएंगे। घास के मैदान विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से भी जाने जाते हैं। अब देखिए कहाँ पर किस नाम से जिसे जाने जाएंगे वो बातें यहाँ पे आगे लिख दी गई है। तो घास के मैदान है वो प्रेरी, ये घास के मैदान का नाम है। अगर उत्तरी अमेरिका में कोई घास का मैदान ऐसे पाया जाएगा जहाँ पे घास का मैदान खूब बड़ा सा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरी बोलेंगे। यूरेशिया में क्या बोलेंगे, स्टेपीज बोलेंगे। अफ्रीका में क्या कहते हैं, सवाना बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं, पंपास। अच्छा देखो, यहाँ से एक सवाल आता भी है कि इस प्रकार की जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं। आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा कि प्रेरी निम्नलिखित में से कहाँ पे पाई जाती है, या सवाना निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है, या अफ्रीका की प्रमुख घास के मैदान का नाम क्या है ना, पंपास, सॉरी सवाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं यहाँ से, तो इस नाते हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाले का क्या नाम है, डाउन्स। और उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, इसका क्या नाम है, वेल्ड। न्यूजीलैंड का जो घास का मैदान उसको क्या बोलते हैं, कैंडरबरी। और हंगरी वाले क्या बोलते हैं, पुस्टाफ। और ब्राज़ील वाले को कंपोस। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपके जो घास के मैदानों के नाम भी आपको जानने थे। अब यहाँ पर देखो एक विशेष पॉइंट है, उसको भी जान लेते हैं कि घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सुपरिभाषित उष्ण और शुष्क, गर्म व वर्षामय जलवायु होती है। सवाना घास के साथ मध्यम ऊंचाई के वृक्ष भी पाए जाते हैं। मतलब मध्यम ऊंचाई, बहुत बड़े वृक्ष नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, झाड़ियाँ या झाड़ियों से थोड़े से बड़े वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। मृदा नमी की उपलब्धता द्वारा सवाना की जाति संरचना एवं उत्पादकता निर्धारित होती है। अब यहाँ के जो जानवर हैं, गधा हो गया, जेब्रा होगा, चिंकारा होगा, घास के मैदानों में चरते हुए
पाए जाते हैं। और यह जो पायतंत्र है वो दुग्ध और चमड़ा उद्योग का आधार है। मतलब क्या, जानवरों से हमको दूध मिलता है और जानवरों से हमको चमड़ा मिलता है, तो वही बात यहाँ लिखी गई है। और अगर कभी एग्जाम में आ भी जाए कि घास के मैदान का जो पायतंत्र है वो दुग्ध और चमड़ा का आधार है, तो यह बात बिल्कुल सही होगी। क्यों? क्योंकि घास के मैदान में कौन पाए जाएंगे? ऐसे जानवर पाए जाएंगे जो दूध देने वाले होंगे, ठीक है, और साथ में उनके चमड़ों का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो वो सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और दूसरी बात ये लिखी गई है कि सूक्ष्म कीटों से लेकर के, है ना, यहाँ पर देखो क्या लिखा जा रहा है कि सूक्ष्म कीटों से लेकर के विशाल स्तनधारियों तक शाकाहारियों की को एक बहुत बड़ी संख्या में घास की जो संख्या है वो घास के मैदानों में पाई जाती है। चूहे, हिरण, कुत्ते, भैंस, नेवले यहाँ पर जो है सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। और उत्तर पूर्व भारत में एक सींग वाला गैंडा उन सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल, है ना, जंतुओं में से एक है जो इस क्षेत्र के घास के मैदानों में पाया जाता है, ठीक है। और पक्षियों की भी एक बड़ी संख्या इस घास के मैदानों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ के जो जानवरों की बात के बारे में बात हो गई, है ना, और जो वहाँ की जलवायु के बारे में। तो इस प्रकार से जो हमारा घास का मैदान था वो हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, पॉइंट पर, जिसका नाम है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद छोटा टॉपिक है, उसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग आगे अपना टुंड्रा में, और उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक। चलो, तो देख लेते हैं हम लोग अपना मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। जो पहला पॉइंट वो यही लिखा गया इसमें कि मरुस्थलीय पायतंत्र में बहुत लंबी अवधि तक आर्द्रता की कमी रहती है। तापमान के आधार पर मरुस्थलीय मरुभूमि को गर्म मरुभूमि तथा ठंडे मरुभूमि में विभाजित किया गया। मतलब जो हमारा मरुस्थल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक गर्म और एक ठंडा। तो गर्म वाला कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। और ठंडा वाला कहाँ पाएगा? जम्मू कश्मीर वाला जो जो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, वही बात लिखी गई है। ज़्यादातर मरुभूमि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय कर्क और मकर रेखा के पास महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 15 से 35 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि मरुस्थल जो है पृथ्वी का लगभग 1/7वां भाग घेरे हुए हैं, इसको भी जानते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो हमारा मरुभूमि है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट कौन सा है? वार्षिक शाकीय झाड़ी, है ना, यह पर्याप्त जल रहने पर ही उगती है। दूसरी बात यह है, जो मरुभूमि की जो वनस्पतियां हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं। कौन कौन सी? पहली है आपकी वार्षिक शाकीय झाड़ी, और ये कब उगेगी? जब वहाँ पर पर्याप्त जल होगा। दूसरा, खास गूदेदार मरुस्थलीय पौधे जैसे कैक्टी जो कि जल संचित करता है। और तीसरा हमारा है झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष जैसे प्रोसोपिस प्रोसोपिस टैमेरिक्स, है ना, और जिनकी जो जड़ें हैं वो जल की सतह तक पहुंच जाती हैं। कुछ मरुभूमियों में लंबे गूदेदार खास करके कैक्टी पौधे भी दिखाई पड़ते हैं जो कि साधारण आवरण के से ऊंचे होते हैं। तो ये यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में कुछ बातें हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल पर ही कर रहे हैं, ठीक है। आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब लेकिन चूंकि हमको पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो हम जब तंत्र की बात करेंगे तो हम इंडिया की बात ही सिर्फ नहीं करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड को लेकर के चलेंगे कि कहाँ कहाँ पर ऐसे ऐसे पायतंत्र पाए जाते हैं। अगर घास का मैदान है तो वो कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा। अगर कोई मरुभूमि की बात है तो वो इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है, तो हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब वहाँ के जो पौधे हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं आप वो भी जान लीजिए। यहाँ पर अधिकतर झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। इनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, फिर भी बहुत छोटी और नुकीली होती हैं, है ना। अगर होंगी भी तो बहुत छोटी होंगी या फिर नुकीली होंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि पत्तियाँ तथा तने गूदेदार होते हैं जो जल को संचित रखते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि कुछ पौधों के तनों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और पांचवी बात यह है कि जड़ तंत्र सुविकसित एवं बड़े क्षेत्र में फैला रहता है। छठी बात यह है कि प्रमुख पादप प्रजातियों में नागफनी, बबूल, यूफोबिया आदि शामिल हैं, ठीक है। ये कुछ हैं। अच्छा, यहाँ के जो जीव हैं
उनकी थोड़ी-सी कुछ विशेषताएँ जान लेते हैं। ये जो होते हैं तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। दूसरी बात, रातचर स्वभाव होने के कारण दिन के समय सूर्य की गर्मी से दूर रहते हैं। दूसरी बात तीसरी बात यह है कि ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करके जल को संरक्षित रखते हैं। चौथी बात कि जंतु और पक्षी सामान्यतः लंबी टांगों वाले होते हैं, जिससे जो उनका शरीर है वो गर्म धरातल से दूर रहता है। ये आपका मान लो जमीन है, ये इनके पैर हैं और ये आपका जो जानवर हमारा है, ठीक है। अब चूंकि इतना गैप रहे जब जब होगा तो ये जो आपकी आपका जो ये है क्या कहते हैं मरुभूमि है, जब ये गर्म होगा तो इसकी जो आंच है ये इनके डाइट बॉडी पे नहीं पहुँच पाएगी। अगर पहुँचेगी भी तो बहुत कम पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि इनके पैर बहुत लंबे-लंबे होते हैं, ठीक है? और अगर ये इनके टच में रहेंगे तो क्या होंगे ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो वही बात कही जा रही है। और कुछ ऐसे भी हैं जो रात्रि वाले हैं, जो जानवर हैं, वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि छिपकलियाँ अधिक कीट-भक्षी होती हैं और कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकती हैं। छठी बात ये है कि शाकाहारी जंतु उन बीजों से पर्याप्त जल प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वे खाते हैं, ठीक? मतलब जो शाकाहारी जंतु हैं, वो फल को खा कर के या जो बीजों को खा कर के या ही अपने पानी की जो आपूर्ति है उसको कर लेते हैं, ठीक? ये कुछ बातें रही हैं। अब भारत के संदर्भ में थोड़े-से असल जो हमारी भूमि है उसकी बात कर लेते हैं, जो पारतंत्र है। अच्छा ये देखो, यहाँ पर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत की जब बात करेंगे तो राजस्थान का जो थार मरुस्थल, सहारा, अरब और फ़ारस के मरुस्थलों का ही विस्तार है, ठीक है? जो हमारा सहारा का मरुस्थल है, उसका जो विस्तार है वो इंडिया में भी है। तो कहाँ पे है इंडिया में? राजस्थान में है, ठीक है? और राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, उसकी बात हो रही है। अच्छा इसकी जो सीमा कहाँ से कहाँ तक है, वो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लेकर के गुजरात तक ये फैला हुआ है थार मरुस्थल हमारा। और थार मरुस्थल को ही भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक? अच्छा इसकी स्थिति क्या है? विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। ये इसकी जो है क्या है, इसका लोकेशन है। इसको भी जानते रहिए आप लोग। देखिए यहाँ से जो सवाल बनता है वो सिर्फ़ एक सवाल कोई पूछ लेगा कि इस पायतंत्र के प्रमुख जीव कौन से हैं या इस पायतंत्र की जो पादप है वो कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या हो सकती है, ठीक है? तो इस नाते हमको इतना लंबा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसमें बहुत बोर होने वाली कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग इसको एक बार देखते रहिए, ठीक है? तो इसकी जो स्थिति है वो आप लोग जान गए। जो तीसरा पॉइंट है वो है भौगोलिक बनावट। अब देखो जो यहाँ का जो मरुस्थल हमारा है, राजस्थान वाला थार जो हमारी मरुभूमि है, उसकी जो भौगोलिक बनावट है वो कैसी है? ऊबड़-खाबड़ भूतल है ना? यहाँ पे जो कोई समतल ज़मीन तो है नहीं, जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान, बरखान का मतलब क्या होता है? एक तरह का टीला है जो अर्धचंद्राकार होता है, पाए जाते हैं। यहाँ के टीले अत्यधिक रेतीले होते हैं, जिनमें रेत के कण जो है चिकनी मिट्टी तथा गाद सम्मिलित रूप से पाई जाती है और रेत के टीले चलायमान होते हैं। इसलिए मरुस्थल में जो वनस्पति को सहारा नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा ना कि यहाँ के जो यहाँ के पेड़-पौधे हैं, वहाँ की जो ज़मीन की जो मिट्टियाँ हैं वो हमेशा उड़ती रहती हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है? और यहाँ पर जो है केवल कटीले वन तथा शुष्क खुले घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर हम बात करें वर्षा की तो यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ यहाँ पर एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है यह, ठीक है? और अगर हम ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें, तो इसमें है कि यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि जैसलमेर के अकाल क्षेत्र में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क के उपलब्ध प्रमाणों से होती है। मतलब जो हमारा आज का डेज़र्ट है, वो कभी किसी ज़माने में क्या हुआ करता था, एक समुद्र हुआ करता था, ठीक है? मगर आज जो है जब जलवायु चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब चेंजेस आए हैं, तब ये क्या बन गया, डेज़र्ट बना है। हम बात करते हैं छठी, तो उसमें लिखा गया कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ और फसलें कैसी होंगी। तो पंजाब तथा हरियाणा से हो करके राजस्थान आने वाली इंदिरा गांधी नहर के कारण यहाँ कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की कुछ फसलें जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया और मक्का हो गया। यहाँ मेहंदी, खेजड़ी और इसबगोल तथा गुग्गुल जैसे औषधीय पादप भी पाए जाते हैं। ये क्या है? ये औषधीय पेड़-पौधे हैं, है ना? और यहाँ के जीव-जंतु कैसे होंगे और पक्षी कैसे होंगे, वो भी जान लेते हैं।
इन भारतीय मरुस्थल में पक्षियों और स्तनधारियों की कई संकटापन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे जंगली गधा हो गया, चमगादड़ हो गए, है ना, सल्कीय चींटी-खोर हो गए और रेगिस्तानी लोमड़ी हो गई, भारतीय गेजल हो गया, चार सींग वाले हिरन हो गए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गई, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सोन चिड़ैया, अभी हाल ही में बहुत चर्चा का विषय था ये। तो क्या नाम उसका है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, सारस हो गया तथा ब्लैक बग हो गए। तो ये यहाँ के जो है जीव जंतु और पक्षी हैं, ठीक। तो आई होप कि हमारी बात आप समझे होंगे। ये तो अभी हद तक हमने बात की जो हमारा जो गर्म है मरुभूमि उसकी। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे शीत मरुस्थल है उसकी थोड़ी चर्चा कर लें, है ना। चलो भाई, सबसे पहली बात की स्थिति कहाँ पे है। भारत में शीत मरुस्थल हिमालय की श्रेणियों में उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण के किन्नौर यानी कि हिमाचल प्रदेश तक अवस्थित है, ठीक है। इसमें लेह लद्दाख कारगिल लाहौल और स्पीति के क्षेत्र भी आते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्थिति की बात। जब हम बात करेंगे वर्षा की, तो ये क्षेत्र हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। इस कारण यहाँ अत्यंत कम वर्षा होती है। इसके अलावा ये क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर है, 3000 से 5000 मीटर, 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई पर हैं समुद्र से, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है और इन्हीं दो भौगोलिक कारणों के चलते ये शीत मरुस्थल के क्षेत्र बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या, ये शीत मरुस्थलीय जमीन है, मतलब यहाँ पर जो आपका जो जमीन है वो जो है, जो ये जमीन है वो कैसी होगी, वो बर्फ की चादरों से ढकी हुई है, ठीक है। वो बर्फ की चादरों से ढकी हुई है, ठीक। और जो तीसरा पॉइंट है वो है यहाँ की वनस्पतियाँ, वो है आपकी अत्यधिक कठोर जलवायु के कारण यहाँ पर सीमित मात्रा में ही वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ओक, पाइन, वर्च, है ना, बुन बुनरूस यानी कि डेंड्रान यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं। और जो चौथी बात है वो है यहाँ के प्रमुख जीव जंतु। तो शीत मरुस्थल के क्षेत्र में चिरू, हिमतेंदुआ, जंगली याक, एशियाटिक आइबेक्स, भूरा भालू, कियांग, ब्लैक नेक्ड क्रेन और जैसी संकटग्रस्त प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये कुछ आपके जो है प्रमुख जीव जंतु हो गए किसके, शीत मरुस्थल के। अब जो आज की क्लास का लास्ट है वो है आपका टुंड्रा पारितंत्र, है ना। तो टुंड्रा पारितंत्र के बारे में जब हम जानते हैं तो इसके बारे में ये है आपका कि इसका जो परिचय हम जान लेते हैं कि टुंड्रा शब्द का मतलब ये होता है क्या, बंजर भूमि, है ना। टुंड्रा का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि। ये संसार के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरणीय दशाएं अत्यधिक कठिन होती हैं। टुंड्रा के दो प्रकार हैं, एक है आर्कटिक टुंड्रा और एक है अल्पाइन टुंड्रा। दूसरी बात यह है कि इस पारितंत्र में सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, कम से कम 8 महीनों तक धरातल हिमाच्छादित रहता है और वनस्पति विकास का समय 50 दिन से भी कम रहता है, ठीक है। और कम से कम 2 वर्षों में हिमीकृत धरातल की परमाकाष्ठ कहते हैं, ठीक है। यहाँ की जो ज़मीन है वो सालों सालों क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है, वही बात लिखी गई है। अच्छा, इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको भी जान लेते हैं कि आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष सीमा के ऊपर ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक सतह पट्टी के रूप में फैला हुआ है। और जो अगर हम देश की बात करें तो उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया व आर्कटिक महासागर के द्वीप समूहों में फैला हुआ है। दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक टुंड्रा बहुत छोटा है क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है वो समुद्र से ढका हुआ है, ठीक। और जो यहाँ के पादप वर्ग हैं उसकी तो अगर हम चर्चा करें तो ये जो है आर्कटिक टुंड्रा में शीत की कठोरता तथा सूर्य प्रकाश की कमी के कारण समस्त विश्व की कुल पादप प्रजातियों की मात्र 3% ही यहाँ विकसित हो पाई हैं। और दूसरी बात यह है कि अधिकांश पादप गुच्छेदार होते हैं तथा इनकी ऊंचाई 5 से 8 सेंटीमीटर होती है और झाड़ियाँ प्रायः उन भागों में विकसित होती हैं जहाँ पर हिम के ढेर उन्हें तेज चलने वाली हवाओं से बचा सकें, है ना। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। इसमें लिखा है कि शीतकाल में अधिकांशतः जंतु टुंड्रा से अन्य अनुकूल जगहों पर प्रवास कर जाते हैं। इन जंतुओं में मात्र वे ही जंतु जो शरद ऋतु में टिक पाते हैं, जिनकी शारीरिक संरचना शीत से इनका बचाव करने में समर्थ होती है, वही यहाँ पर रुकते हैं और बाकी लोग कहाँ जाते हैं, प्रवास
कर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सर्दी से बचने के लिए इनकी शरीर पर मोटी उपत्वचा यानी कि वसायुक्त त्वचा यानी कि एपिडर्मस रोम भी पाए जाते हैं। टुंड्रा के स्तनधारियों के शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन पूंछ और कान का आकार छोटा होता है ताकि उनकी पृष्ठीय सतह से ऊष्मा की हानि को रोका जा सके, है ना। और जो कि तापरोधन के लिए उनका शरीर जो है फर से ढका रहता है ना। और जो तीसरी बात है वो है कि कीटों का जीवन चक्र अल्प होता है, मतलब जो वहाँ के जो छोटे-मोटे जीव हैं उनका जो जीवन चक्र है वो बहुत कम समय का होता है। टुंड्रा प्रदेश में जंतुओं में ध्रुवीय भालू, रेनडियर सील, वालरस, कारीबू, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी, लेमिंग व गिलहरी आदि शामिल हैं। ठीक है? तो ये कुछ बातें आपकी थी टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो आई होप कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारा पाइतंत्र है, उस पाइतन में जो जो हमारा स्थलीय पाइतंत्र था, उसके बारे में हमने आज चर्चा की है। जब हमारी कल की क्लास होगी तो उसमें हम लोग देखेंगे जलीय पाइतंत्र के बारे में, ठीक है? तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।